हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो हम लोग ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ में हम लोग पढ़े थे ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट आप बढ़ाते हैं या वोल्टेज अगर बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ती है। जितने ज़्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आएगी, ये बताया गया है। लेकिन ये सभी मटेरियल में वैलिड नहीं है। मतलब कि ये जो है सिर्फ कंडक्टर के लिए है, जैसे कि सेमी कंडक्टर हो उसके लिए नहीं है, और भी बहुत सारे मटेरियल्स है जिसके लिए वैलिड ऐसा नहीं है। जैसे गैलियम आर्सेनिक, इसमें ये बिल्कुल ही वैलिड नहीं है। तो इसका एक लिमिट हो गया है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि नाउ ओम्स लॉ इज नॉट ट्रू यूनिवर्सली, या फॉर ऑल मटेरियल्स, सभी मटेरियल्स के लिए ये वैलिड नहीं है। अब जिस मटेरियल के लिए वैलिड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यही पढ़ना है। तो एक है आपको ओहमिक मटेरियल, यानी दोज मटेरियल्स which follows the concept of Ohm's law। ओम्स लॉ के कॉन्सेप्ट को जो फॉलो करती है उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया, है ना, मेटल हो गए, गोल्ड हो गया, ये सब के सिर्फ ओहमिक मटेरियल्स हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करती है। अगर इसमें आप देखें तो आपको रिजल्ट ये लिख सकते हैं, V इजिकल टू आई इंटू आर, V इजिकल टू आर इंटू आई, वाई इजिकल टू एम इंटू एक्स। एम का मतलब है tan थीटा, दैट इज स्लोप। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, m इजिकल टू वाई बटे एक्स, यानी r इजिकल टू v बटे आई। फॉर ओहमिक मटेरियल्स ग्राफ बिटवीन potential and current will be straight line। current will be स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है ना। और किसके लिए स्ट्रेट लाइन होगी, सिर्फ ओहमिक मटेरियल्स के लिए, नॉन ओहमिक के लिए नहीं। इसका मतलब है कि जो ओम्स लॉ है वो वैलिड है सिर्फ ओहमिक मटेरियल्स के लिए। तो अगर इधर हम रखते हैं क्या, इधर वोल्टेज रखते हैं, इधर रखते हैं क्या, आई एम्पियर, और इस तरह से कोई ग्राफ है तो ये थीटा, तो tan थीटा इजिकल टू क्या होगा, V बटे आई होगा। इसको हम V ले लेते हैं, चाहे डेल्टा V ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेस को क्या लीजिएगा, डेल्टा आई ले लीजिए।
डेल्टा आई, तो ये हो गया डेल्टा भी और ये हो गया डेल्टा आई और यही हो गया स्लोप, ये स्लोप हो गया, है कि नहीं? ये क्या हो गया भाई? स्लोप हो गया। अब जरा समझिए कि tan थीटा, तो v इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं? आई आर लिखते हैं, v इज इक्वल टू आई आर, तो r इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? v डिवाइडेड बटे आई लिखेंगे। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो tan जो थीटा है, tan थीटा वो हो गया क्या? r हो गया, tan थीटा इक्वल टू r। इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ v एंड i ग्राफ, स्लोप ऑफ v i ग्राफ गिव्स आउट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फॉर ओहमिक मटेरियल्स, है ना? तो स्लोप ऑफ v i ग्राफ गिव्स आउट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, स्लोप ऑफ v i graph gives out electrical resistance, electrical resistance, slope of v i graph gives out electrical resistance for ohmic material, for ohmic material ऐसा। ठीक है? आपने ग्राफ देखा होगा, एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें आपको ग्राफ मिलेगा, इस तरह का ग्राफ है। तो मैं चाहता हूं कि इसका क्या मीनिंग है, इस ग्राफ का क्या मीनिंग बताया जाए। इस तरह से था, एक इधर पोटेंशियल V हो गए, इधर हो गए क्या? I हो गए, जो एम्पियर हो गए, ऐसे V हो गई अरे वोल्ट हो गए। ओके, आपने देखा हो कि ऐसे ग्राफ है, इस तरह से ग्राफ होगी और इस तरह से ही ग्राफ गई है ऐसे, और इस तरह से हो गई है ना? तो ये एक तो पहले वाली है, ये ओल्ड लाइन है, ओल्ड लाइन है। ये क्या हो गया? न्यू लाइन हो गया। अब इसको थोड़ा समझिएगा, न्यू लाइन डॉट टाइट एक न्यू लाइन आ गया। ओके, तो होता क्या है इसमें, जैसे मैं कहूं कि यहां पर थीटा है, तो इधर आपको मालूम है कि क्या मिलेगा आपको? डेल्टा भी, जैसे कि वहां पर मिला है और यहां पर वहां पर मिला ही है ना? वहां पर तो मिला है। ओके, तो यहां से अगर हम देखें, यहां से अगर आप देखेंगे तो क्या लिखेंगे? tan थीटा इक्वल टू डेल्टा भी डिवाइडेड बटे डेल्टा आई, और फिर क्या होती है? r इज इक्वल टू डेल्टा भी डिवाइडेड बटे डेल्टा आई। इसका मतलब है कि tan थीटा इज इक्वल टू r। समझ में आया? समझ में आया? इसका मतलब है कि कुछ देर तक तो रेजिस्टेंस सेम था, लेकिन आगे चल के ये इधर की तरफ शिफ्ट कर रहा है ना? इधर की तरफ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर स्लोप ये न हो जाएगा, तो स्लोप क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है ना? यहाँ पे इस लाइन का जो स्टार्टिंग में जो स्लोप था वो तो ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये लाइन अब खसक के कहाँ चली गई? यहाँ हो सकता है कि इधर जाए, हो सकती है कि और इधर चल जाए और इधर चल जाए, यानी ये पोटेंशियल की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो पोटेंशियल की तरफ जब शिफ्ट हो रही है तो आपको क्या मिल रहा है? करंट घटेगी। सपोज दैट कि ये लाइन फिलहाल अभी यहाँ है, ये लाइन बहु यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, तो करंट का एक वैल्यू मिलेगा, मान लो कि I1 मिला। अब ये लाइन यहाँ चली गई, देख रहे हो ना? तो देखो ये I2 मिल गई, देख रहे हो? तो I2 जो है, I2 वो छोटा हो गया किससे? I1 से। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि R2 बड़ा हो गया होगा किससे, R1 से। रेजिस्टेंस बढ़ रही है, तो रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रही है? जब इसमें करंट हमने पोटेंशियल दिया तो करंट आ गई। तो हुआ क्या कि जब करंट फ्लो करने लगी, जैसे मान लीजिए मटेरियल है, सपोज दैट कि ये कॉपर है, और इसमें जैसे ही करंट जब बढ़ना चालू होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंटली कोलिजन होगा। तो एक दूसरे से जब वो कोलाइड करेगा तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी, और वो काइनेटिक एनर्जी आकर दूसरे से टकराएगी तो फिर वो दूसरे को एनर्जी देगी। तो इस तरह से इसमें क्या हो गई, एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। समझो बात को, काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होगी, इसमें हीट प्रोड्यूस होगी। और जैसे ही हीट इसमें प्रोड्यूस होगी तो इसकी लंबाई क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, इसकी लंबाई बढ़ेगी। जैसे ही इसकी लंबाई बढ़ेगी तो इसका एरिया क्या होगी, घटेगी। जब ये दो घटनाएं घट जाएगी तो इसमें रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ये देखो, R इजिकल टू रो एल बाई एरिया, तो इसमें क्या हो जाएगा कि स्पीड बढ़ेगा, स्पीड इंक्रीज करेगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का। जब वो चलेगा तभी तो करंट बहेगी, तो उसमें स्पीड बढ़ रही है, माने स्पीड इंक्रीमेंट हुआ। तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से लंबाई क्या कर गया, बढ़ गया, तो एरिया क्या कर गया, घट गया, तो रेजिस्टेंस क्या कर गया, बढ़ गया। इसीलिए tan थीटा क्या हो गया, बढ़ गया। ये समझ में आई बात। और करंट क्या हो गई, घट गई, करंट क्या हो गई, घट गई। ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, आया समझ में, नहीं आया? देखो भाई, जब करंट बहाओगे तो ये वायर क्या होगा, गर्म होगा, बस इतना मानो। इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से तो जैसे वायर गर्म होगा तो वायर की लंबाई और क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ये बहुत कम होगा, है ना, ये बहुत कम होगा। पर फिजिक्स के अनुसार अगर सोचेंगे तो ये सारी बातें लिखेंगे। तो जैसे ही उसमें रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस, क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और एरिया घट जाएगी। तो लंबाई बढ़ेगी तो R बढ़ेगा, और एरिया घटेगी तो R बढ़ेगा। क्लियर है? तो ये सारी बातें यहाँ पर है। तो स्ट्रेट लाइन में ये ऐसा ही NCERT में एक ग्राफ दिया हुआ है। तो फाइनली क्या हो गया, रेजिस्टेंस क्या करता है, बढ़ता है। ओके, तो इसमें हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं ओहमिक मटेरियल। ये सारी बातें हमने ओहमिक मटेरियल के बीच किया है। अब बात करते हैं क्या, नॉन ओहमिक मटेरियल। नॉन ओहमिक मटेरियल में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो ओम्स लॉ है वो वैलिड नहीं है ना। नॉन ओहमिक मटेरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में अक्सर ही पूछता है, बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नॉन ओहमिक मटेरियल्स, नॉन ओहमिक मटेरियल, नॉन ओहमिक मटेरियल, दोज मटेरियल्स, यहाँ पर लिखें क्या कि दोज materials does not follows concept of Ohm's law. V is equal to IR, not straight line होगा, not straight लाइन होगा, बट स्ट्रेट लाइन होगा। भैया ऐसा देखिए, इसमें क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, मतलब कि बढ़ेगी और घटेगी, इस तरह से होगा। लिखिए ना, मे बी इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट for certain time interval, for certain interval। एक पार्टिकुलर इंटरवल के लिए ये क्या रहेगा, रुका हुआ रहेगा, या एक बार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा, घट जाएगा, या कांस्टेंट रहेगा। इस तरह की हम लोग इसमें बातें अक्सर करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर डायोड का अगर आप देखें, डायोड, अब ये डायोड को आपको कहाँ पे पढ़ना है, सेमीकंडक्टर एक चैप्टर है वहीं पे पढ़ना है। जैसे कि डायोड है,
तो ये सेमीकंडक्टर डिवाइडेड है। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें होता क्या है कि अगर इधर पोटेंशियल लेते हैं V, ओके, और इधर क्या ले लेते हैं आप I, या इधर I ले लेते हैं, इधर V ले लेते हैं और इधर क्या ले लेते हैं I, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो करंट है वो बहुत कम रेंज में जाता है, मिली एम्पियर का रेंज होता है ना, इस तरह से। और देखने को ये मिलेगा कि सेम अलग अलग पोटेंशियल पर सेम करंट मिल रहा है, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे सपोज दैट ऐसा ग्राफ है। तो ऐसे ग्राफ का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम 2 लिखते हैं, सपोज दैट 2 लिख दिए, तो मैंने 2 मिली एम्पियर लिखा, 2 मिली एम्पियर लिख दिया, जैसे क्या मतलब है, यहाँ पर पोटेंशियल तो कुछ होगा ही, यहाँ पर भी पोटेंशियल कुछ होगा, यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल होगा, है ना। तो सभी पोटेंशियल के लिए अलग अलग पोटेंशियल के लिए सेम करंट मिल रहा है, आप देख रहे हैं बात को, है ना। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, यानी कहने का मतलब है कि इसमें ये लिख सकते हैं फॉर सेम करंट shows different potential, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ऐसा ग्राफ का क्या मीनिंग है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, 1 वोल्ट सपोज दैट, तो करंट कितना मिल रहा है, 0 एम्पियर, 2 वोल्ट तो करंट कितना मिल रहा है, 0 एम्पियर, और 3 वोल्ट तो करंट कितना मिल रहा है, और उसके बाद 1 बाय 1 चेंज हो रहा है, शार्प उसमें चेंज हो रहा है। तो ये सब है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है ना, वैक्यूम वेल्व्स है, जर्मेनियम है ना, आर्सेनिक, ये सब जो डायग्राम होती है वो इसी तरह का होती है। अब इसमें क्या है कि इधर भी होगा तो इधर भी क्या होगा, तो 1 बाय कैसे होता है, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ अपना हो गया, सपोज 0.2 एम्पियर ही मान लीजिए, ऐसे है, सॉरी 0. कुछ अपना वोल्टेज होगा, सपोज दैट यहाँ पर कुछ वोल्टेज है, यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज है, यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज है, तो यहाँ पर वोल्टेज के लिए यहाँ पर करंट आपको आया, सपोज दैट कि 0.2 है, तो इधर आता है क्या, माइक्रो एम्पियर, रेंज क्या होता है, माइक्रो। तो इसमें पढ़ेंगे कि इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड करंट। अब फॉरवर्ड करंट क्या है, तो यहाँ नहीं पढ़ना है, उसको कहाँ पढ़ना है, सेमी कंडक्टर। एक और किताब है 12th का NCERT की, जिसको आप लोग मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं, वहाँ पे पढ़ना है सेमी कंडक्टर एंड डिवाइसेस, उसी में पढ़ना है फॉरवर्ड करंट और रिवर्स करंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स करंट। तो इसका क्या मतलब है, हम लोग उसी जगह पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको नॉन ओहमिक मटेरियल, यानी डायोड जो है, डायोड इज नॉन ओहमिक मटेरियल है, नॉन ओहमिक मटेरियल, इसको हम लोग पढ़ते हैं। डायोड नॉन ओहमिक मटेरियल हो गया, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे समझने को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। अब हम लोग जो डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं वो है क्या, गैलियम और आर्सेनिक। देखिए गैलियम और आर्सेनिक में क्या होता है, गैलियम और आर्सेनिक, इसको आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो इसको आप नाम देते हैं सेमीकंडक्टर, इसको आप सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। मतलब कि वैसा मटेरियल जो न कम्प्लीटली इंसुलेटर है और न कम्प्लीटली कंडक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि ओम्स लॉ तो फॉलो इसमें करेगा ही नहीं करेगा, क्योंकि ओम्स लॉ तो फॉलो करता था कंडक्टर के लिए, गुड कंडक्टर होना चाहिए, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक करंट होनी चाहिए, ओके। तो ये ऐसा नहीं होगा। तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो बड़ा ये फेमस डायग्राम है, इसीलिए इसको बार बार पूछता है। तो इधर आप ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो गैलियम है और आर्सेनिक है, तो ग्राउंड पे इसको ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं करंट ले लेते हैं, और यहां पर ले लेते हैं क्या, वोल्टेज ले लेते हैं। इसमें होता क्या है, ऐसे होता है, इस तरह से ग्राफ जाता है, फिर ऐसे ऐसे जाता है। अब इसका क्या मीनिंग है,
तो यहाँ पर हम लोग जान जाएंगे इसके मीनिंग क्या है। ऐसे डिवाइड कर दिए हम, ऐसे डिवाइड, फिर इसको हम लोग इस तरह से डिवाइड कर दिए। तो अब यहाँ पर जरा समझिए कि यहाँ पर देखिए और फिर यहाँ देखिए और फिर यहाँ देखिए, दो चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ये मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। अब इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, एक तो हम लोग जानते हैं कि अगर वी आई ग्राफ अगर आप ले लेते हैं तो वी आई ग्राफ में हम लोग क्या लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर आप लिए हैं वी और आई ग्राफ, तो ये जो है यहाँ तक ये है आपको नॉन लीनियर, पहली बात नॉन लीनियर है, लेकिन इसमें पॉजिटिव रेजिस्टेंस होगा, है ना। इसमें क्या है, ये भी नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर, लेकिन ये हो जाएगा आपको निगेटिव रेजिस्टेंस। निगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, करंट ही घट रहा है। बात समझे कि नहीं समझे। निगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब हुआ जैसे करंट घटने लगे। सपोज दैट कैसा है कि हम लिखते हैं क्या, आर इज इक्वल टू लिखते हैं डेल्टा वी डिवाइडेड बटे डेल्टा आई। तो इसमें तो डेल्टा भी तो पॉजिटिव है क्योंकि सभी में आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन डेल्टा आई क्या हो गया, घट रहा है। तो यहाँ तक तो, यहाँ से यहाँ तक तो आई भी बढ़ रहा है और भी बढ़ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक में आई भी बढ़ रहा है और भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बढ़ रहा है, यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। तो ये तो ओम्स लॉ नहीं ना हुआ, नहीं सर, ओम्स लॉ में ऐसा होना चाहिए, तो इस तरह से नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ओम्स लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहा है। अब ये नहीं कहिएगा कि सर अभी आप बताए थे कि थोड़ा टेढ़ा होगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस हो जाएगा तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर वो मैटर नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल कर्व बनाई गई है, यहाँ पर बिल्कुल ही कर्व डायग्राम बनाई गई है। तो ये नॉन लीनियर हो गया, लेकिन इसमें करंट बढ़ रहा है, इसीलिए रेजिस्टेंस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसका नाम ए, बी, सी और ये हो गया आपका डी। क्लियर। तो यहाँ पे ए टू बी में, ए टू बी रेजिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी और लीनियर हो रही है। ठीक है, ओम्स लॉ यहाँ पर ठीक है, चलता है, चलेगा इतना दूर तक। लेकिन थोड़ा देर के बाद जाकर बी टू सी, बी टू सी, तो बी टू सी में रेजिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी, लेकिन नॉन लीनियर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो R इज इक्वल टू, आर बी से सी के बात करें तो डेल्टा भी डिवाइडेड बटे क्या होता है, डेल्टा आई होता है। तो डेल्टा भी को क्या लिखते हैं, डेल्टा भी को लिखेंगे भी, और ये पॉजिटिव है। क्योंकि आप इसके बीच निकालिएगा तो ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल का डिफरेंस निकालिएगा, तो ये वाला पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है और ये क्या है, कम है। स्लोप में ही नहीं करेंगे, अगर स्लोप की बात करते हैं, है ना बच्चों, स्लोप की बात करते हैं तो ये हो गया डेल्टा भी और ये हो गया क्या, डेल्टा आई, ये वाला देख रहे हैं, ये हो गया डेल्टा आई और ये हो गया आपका डेल्टा भी। तो इसमें आई क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ऐसे आप जा रहे हैं, देख रहे हैं ना, ऐसे जा रहे हैं। तो करंट यहाँ से कहाँ चली गई, यहाँ चली गई कि नहीं चली गई, ऐसे चली गई, करंट बढ़ गई, है कि नहीं, करंट बढ़ गई। पहला कंडीशन में करंट बढ़े है, तो इसीलिए इसमें ये क्या हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव आई हो जाएगी। इसीलिए जो आर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं क्या, सी से डी वाला में, तो यहाँ पर बात करते हैं तो आर क्या है, निगेटिव है, ये भी क्या है, नॉन लीनियर है, ये भी नॉन लीनियर है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है। अब आप खुद सोचो कि इसमें रेजिस्टेंस निगेटिव क्यों हो रही है। तो रेजिस्टेंस निगेटिव होने का वजह है कि करंट क्या कर रही है, घट रही है। देखो यहाँ तक करंट आ गई, उसके बाद क्या कर रही है, लगातार घटते घटते यहाँ फिर आ गई, तो करंट घट रही है। तो इसमें लिखेंगे कि नाउ करंट डिक्रीज, करंट डिक्रीज एंड
पोटेंशियल इंक्रीज, पोटेंशियल इंक्रीज, ऐसे पोटेंशियल इंक्रीज। नाउ करंट डिक्रीज एंड पोटेंशियल इंक्रीज। सो आर सी डी इजिकल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा वी डिवाइडेड बटे डेल्टा आई लिखेंगे, है ना। डेल्टा वी यहाँ पर परपेंडिकुलर बटे बेस होना चाहिए ना, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो आप ऐसे करो, इसको कर दो आई और नीचे में कर दो वी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा आई, अब बेस क्या है, डेल्टा वी। तो यहाँ पर खाली कर दीजिए वी। अब सही है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कीजिए डेल्टा आई, यहाँ पर करिए डेल्टा वी। तो डेल्टा आई जो है वो निगेटिव है। अब देख लो, डेल्टा आई क्या है, निगेटिव। तो डेल्टा आई जो निगेटिव है तो क्या लिखिएगा, अच्छा, नहीं सही था वो, जैसे हाँ सही था, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए 1/r लिख दीजिए, बस हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात, चूंकि हमने इधर आई मान लिया है और उधर क्या मान लिया है, भी मान लिया है, तो होना चाहिए ना भी बराबर क्या होना चाहिए, आई आर होना चाहिए, आई आर। तो आर बराबर क्या होना चाहिए, भी बटे आई होना चाहिए। आर बराबर क्या होना चाहिए, भी बटे आई, है कि नहीं। तो भी बटे आई होना चाहिए। तो आप ऐसा करो कि इसमें भी बटे आई ही कर दीजिए, है ना। यहाँ पर आर रखिए, पहले वाला ही सही था, भी बटे आई कर दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे दिस होना चाहिए ना, tan थीटा। और tan थीटा क्या देता था, r देता था। वो कब देता था, जब इधर i होता था और इधर v होता था, सॉरी इधर v होता था इधर i होता था। लेकिन हमने क्या कर दिया, यहाँ पलट दिया। तो पलट दिया है तो tan थीटा इजिकल टू r ना होके 1/r हो जाएगा। ये समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है, कंफ्यूजन होगा तो इसीलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। कोई डाउट नहीं ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ओके। इसको लिख देते हैं क्या, ऐसे इसको लिख देते हैं, यहाँ पर I है और यहाँ पर क्या है, V है, और यहाँ पर लिख देते हैं tan थीटा। और समझ में आया, ये तो tan थीटा हो ही गया, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। इसको देखो, tan थीटा बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर बटे बेस हो गया, और tan थीटा बराबर 1/r होगा इस केस में, है ना, ग्राफ चेंज किया, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर भी क्या कर दो बाबू, यहाँ पर कर दो आप 1/r BC, ठीक है, और ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, मतलब ऐसा कर दो, ठीक। अब देखो R यहाँ पर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। कैसे निगेटिव आएगा, देखो RCD, तो यहाँ पर लिखो क्या, आप यहाँ पर लिखो tan थीटा, ठीक है, और यहाँ पर लिख दो 1/r CD, RCD, ओके। अभी RCD क्या होने जा रहा है, निगेटिव हो रहा है। कैसे निगेटिव हो रहा है जरा समझो। देखो ये जो वैल्यूज है वो घट रही है, तो ये हो गई निगेटिव, ई हो गई क्या, पॉजिटिव, तो हो गई क्या, निगेटिव। कहानी खत्म, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या हो गई, निगेटिव। नाउ RCD इजिकल टू निगेटिव, यानी आई जब डिक्रीज करेगी, आई डिक्रीज करेगी और भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो आर क्या होगी, निगेटिव होगी। दैट्स निगेटिव स्लोप, इसका मतलब होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। इसमें एक और छोटी क्वांटिटी पढ़ना है, छोटी सी बातें हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग मोबिलिटी। तो मोबिलिटी में आपको अक्सर यूनिट और डायमेंशन लिखने को आता है। मोबिलिटी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यूनिट एंड डायमेंशन की बातें होगी उसमें। तो बात करते हैं क्या, मोबिलिटी की। मोबिलिटी, इसको सिंबल ऐसे देते हैं, इस तरह से देते हैं। मोबिलिटी इन कंडक्टर, मोबिलिटी इन कंडक्टर
इन कंडक्टर ड्यू टू कंडक्टिविटी कॉमा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके मेन कारण है कंडक्टिविटी का कि किसी मटेरियल में, मोबिलिटी का मेन कारण है कि किसी मटेरियल में कंडक्टिविटी का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो या फ्री इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। ओके, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो मोबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो रजिस्टिविटी क्या होगा, कम होगा। ये आप पढ़े हुए हैं, कंडक्टिविटी पढ़े हुए हैं 1/ρ। ओके, अब देखिए मोबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल is defined as drift velocity per unit electric field intensity। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बटे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो म्यू बी इसकी यूनिट जो हो गई, इसका हो गया मीटर पर सेकेंड और इसका हो गया वोल्ट पर मीटर, है ना, वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर का स्क्वायर सेकेंड इंटू वोल्ट ऐसे, या इसी को लिख सकते हैं सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बटे वोल्ट इंटू सेकेंड, है ना। ये हो गई इसकी क्या हो गई ये यूनिट। इसकी डायमेंशन की अगर हम बात करें तो इसका हो गया LT-1 और इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसका जो होगा वो होगा क्या, वोल्ट का लिखेंगे। तो वोल्ट का कैसे लिखेंगे, वोल्ट का और प्लस डिवाइडेड बटे एल का, है ना। वोल्ट का लिखेंगे मीटर हो गया सेकंड, और एल का लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एल ऊपर जाएगा, एल के पावर 2 और टी के पावर -1। पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू बटे क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एल के पावर 2 टी के पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो ये होगा आई, यहाँ पर हो जाएगा टी डिवाइडेड बटे एम एल के पावर 2 और टी के पावर -2। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो m -1 हो जाएगा और t के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और I हो जाएगा। यही होगा इसकी डायमेंशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना भाई। डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मोबिलिटी को अगर हम इस तरह से देखें, इसको यूनिट के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपने लिखा था कि मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बटे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और VD बराबर क्या होती है, VD बराबर ई टाउ डिवाइडेड बटे क्या होती है, m। तो VD इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे ई टाउ डिवाइडेड बटे m डिवाइडेड बटे E। तो E से E कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा क्या, VD इज इक्वल टू ई टाउ डिवाइडेड बटे m। ड्रिफ्ट वेलोसिटी
है ना, यहाँ पर सॉरी 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 सॉरी, हाँ मोबिलिटी ना है, ये मोबिलिटी है। तो जिसका टाइम कांस्टेंट जितने ज़्यादा रहेगा, है ना, उसका मोबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, ज़्यादा मोबाइल होगा। ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आज हम लोग जो पढ़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा थियोरेटिकल बात किए हैं और कॉन्सेप्चुअल बात किए हैं, छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखा गया है आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर में यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।